आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं खान सर। जी हां, कोरोना पर खान सर की क्लास लगने जा रही है। बहुत सारे सवाल आप लोग लगातार पूछते थे और खान सर ने उनका जवाब हमारे पिछले कार्यक्रम में दिया था, लेकिन एक बार फिर नए सवालों के साथ, नई जानकारियों के साथ और जागरूक करने के लिए आपके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं खान सर। खान सर, लगातार आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर बात हो रही है। कोरोना किस तरह से फैलता है, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, सब आपने बताया था पिछली दफा हमें और दर्शकों को। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारा जो जानकारी है, बहुत सारी वो बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से ऐसी आ रही कि लोग उसमें असमंजस में ज्यादा फंस रहे हैं। तो वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, किस तरह से जरूरी है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर के आप हमारे दर्शकों को कुछ बता दें। सर देखिए, अगर हम लोग के पास जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीना था, अगर हम लोग इसमें वैक्सीनेशन बहुत तेजी से किए रहते और सिंगल डोज भी अगर किसी को दिए रहते ना, तो सिंगल डोज में तो आप 100% इम्यून नहीं हो जाते, लेकिन कम से कम इतना जरूर हो जाता है कि वेंटिलेटर तक जाने की नौबत नहीं आती। डेथ रेशियो को हम घटा सकते थे। तो वैक्सीनेशन का तो कोई दूसरा मतलब क्या कहे, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो रामबाण है हम लोग के लिए वैक्सीन। रही बात, अब वैक्सीन लोग डर रहे हैं। अब कुछ लोग ये कर रहे हैं कि उनको बुखार आ गया था। अरे भाई, मरने से तो अच्छा है ना बुखार आ गया था तो। अब एक आदमी हमारे मतलब पटना में हमारे जान पहचान में थे, उन बेचारे को कोरोना से संक्रमित थे और उन्होंने जाके वैक्सीन लगवा लिया, तो और उनकी ना लक बाई चांस तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, फिर वो ठीक हो गए। तो लोगों को ऐसा लग गया ना कि उनको कोरोना वैक्सीन की वजह से हुआ। लेकिन हम जान रहे हैं कि हमने उनको उन्होंने हमको रिपोर्ट दिखाया, सर देखिए मेरा सीटी वैल्यू 26 है। हम कहे भाई आप कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने जाके वैक्सीन लगवा लिया। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट है, नॉर्मल होता है सर, हल्का सा बुखार वो भी किसी में होता है। तो वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और वैक्सीनेशन को लेकर के बार बार खान सर ये भी कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि आप कोविशील्ड लगवाइए, ज्यादा इफेक्टिव है। कोई कह रहा है कोवैक्सीन लगवा लीजिए। अब तो रूस की एक नई स्पुतनिक 5 की हमारी खेप भी पहुंच गई है इंडिया में। कौन सी वैक्सीन लगवाएं, जो अवेलेबल है वो लगवा ली जाए, या फिर उसके लिए भी ब्लैक मार्केटिंग और तमाम चीजें अब हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, इसमें ना हर वैक्सीन की अलग अलग खासियत होती है। हम बात करते हैं कोविशील्ड जो सबको लगा है, और कोवैक्सीन जो इंडिया में बन रही है। कोवैक्सीन में एक अच्छाई ये है कि एक डोज से दूसरे डोज में 28 दिन का गैप है। इस 28 दिन पे अगर कर लेते हैं तो आप लगभग 80% इम्यून हो जाते हैं, 80% से ज्यादा। लेकिन कोविशील्ड में क्या है कि अगर आपको 80% इम्यूनिटी चाहिए तो आपको एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन में 28 दिन का गैप ना करके बल्कि उसे 42 से 52 दिन का गैप रखना पड़ेगा। तो बस एक यही असमंजस है। अगर आप भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को लगवाना चाहते हैं तो आपको जितनी क्षमता, जितनी सिक्योरिटी आपको 28 दिन में वो प्रोवाइड कर देगा, मतलब 2 डोज के बीच में 28 दिन का गैप करने पे, उतनी ही अगर इम्यूनिटी अगर आपको चाहिए कोविशील्ड से तो आपको 42 से 52 दिन का गैप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी 28 दिन पर लगा दिया गया था, कुछ डॉक्टर भी मतलब संक्रमित हो गए थे जी। तो उसमें क्या है ना कि कोविशील्ड में कि अगर एक डोज से दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का गैप रखते हैं तो वो केवल 54% कारगर होती है। लेकिन आप डरने की कोई जरूरत नहीं। मान के चलिए वैक्सीन लगाई है और आपको कोविशील्ड मिला, क्योंकि कोविशील्ड ज्यादा अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं, आप 6 से 8 हफ्ता यानी 42 से 52 दिन के आसपास गैप कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गया। इसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा खान सर, बार बार हम देख रहे हैं कि वैकल्पिक जो चिकित्सा पद्धति है, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, उसको लेकर के एक शगल सा चल पड़ा है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे पर्चे, दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन ये घूम रहे हैं। व्हाट्सएप पे नहीं ध्यान देना चाहिए जी सब। हाँ, स्पुतनिक के लिए हम कहेंगे कि गवर्नमेंट को यह डिसीजन थोड़ा पहले लेना चाहिए। स्पुतनिक वैक्सीन में सबसे बड़ी खासियत क्या है ना कि देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में जो डोज आपको फर्स्ट में लेना है वही दवाई सेकंड डोज में लेना है। दवाई चेंज नहीं होती है, बट स्पुतनिक में दवाई चेंज हो जाती है। जो दवा आपको फर्स्ट डोज में दिया जाएगा वो दवा आपको जो सेकंड डोज में वैक्सीन दी जाएगी वो सेम नहीं रहेगी। जबकि हमारे पास जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है वो सेम है, बस उसकी मतलब थोड़ी बूस्ट करने के लिए सेकंड डोज दिया जा रहा है। ओके। तो ये एक हो गई आपकी रूस वैक्सीन में, एक ये अंतर है। दूसरी, रूसी वैक्सीन में एक और अच्छाई क्या है कि इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हम लोग रख सकते हैं, अगर पाउडर फॉर्म में रखेंगे तब। हाँ, लिक्विड फॉर्म में रखेंगे तो फिर उसे माइनस में मतलब 2 से 8 पे ले जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का झमेला नहीं है। और सबसे बेहतरीन बात है रूसी स्पुतनिक के साथ कि ये एक डोज से दूसरे डोज के बीच में महज 21 दिन का गैप रखना है। तो आप देखिए, अगर हम स्पुतनिक देते हैं तो हम किसी को 21 दिन में मतलब दोनों डोज देके उसे ज्यादातर सिक्योर कर सकते हैं। और अगर हम कोवैक्सीन
कोवैक्सीन देते हैं तो फिर हमको 28 दिन चाहिए, और कोविडशील्ड देते हैं तो 42 दिन चाहिए। बस अंतर इसी दिन का है। वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है, सारी की सारी वैक्सीन एक साथ काम करेंगी, एक ही जैसे काम करेंगे। सारे के सारे वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट पे कारगर है, ऐसा नहीं है कि कारगर नहीं है। वो वैक्सीन आपको कोरोना से 100% बचाने की गारंटी नहीं देती है, लेकिन हाँ, आपको वेंटिलेटर पे जाने नहीं देगी, आपको मरने की नौबत नहीं आएगी, आप होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और क्या कितना इसकी इफेक्टिवनेस है ये भी देखा गया है? हालांकि कुछ लोगों को दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना हो गया, तो ये कहा गया कि देखिए कोई फायदा नहीं है इस पूरे टीकाकरण का। सर आप देखिए, ऐसे लोगों को मतलब दिग्भ्रमित करते हैं। 18 लाख लोगों को दोनों डोज लगे, जिसमें से 6000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, फिर वो नॉर्मल दवाओं से ठीक हो गए। अब आप बताइए, 18 लाख लोगों में अगर 6000 लोगों को कोरोना हो भी जाता है दोनों डोज लेने के बाद, और फिर वो होम आइसोलेशन से ठीक भी हो जाते हैं, तो फिर ऐसे लोग केवल निगेटिव फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल। होम्योपैथी की बात की जाए, क्या लगता है आपको? होम्योपैथी भी, क्योंकि बार बार रिसर्च की बात आ जाती है, लेकिन उसको लेकर के दवाएं, उनकी दवाओं का टोटा पड़ गया, इतनी हालत खराब है होम्योपैथी के मार्केट को लेकर के, आयुर्वेदिक के मार्केट को लेकर के, तो क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इसमें अभी के जो फिलहाल रिसर्च में है, वो कोरोना ना आपको ज्यादा वक्त नहीं देता है। जैसे होम्योपैथिक भी खराबी क्या है कि वो थोड़ा सा टाइम टेकन ज्यादा होता है। तो अभी क्या है कि कोरोना ज्यादा दिन आपको वक्त नहीं देता है। अभी 2 दवाएं हैं जो मतलब ज्यादातर रिकमेंड की जाती है। एक, जिस दिन आपको सिम्टम्स आ गए, उसके 5वें दिन आपको किसी भी टाइप का आपको स्टेरॉइड लेना है, जिसमें सबसे फेमस स्टेरॉइड है आपका डेक्सामेथासोन। अगर किसी ने जिसको सिम्टम दिखा, उसको क्या करना है कि हमें सिम्टम्स को काउंट करना है कि पहला दिन बुखार, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर 5 दिन कंटिन्यू सिम्टम है, तो फिर आपको 6वां दिन हर हाल में आपको सुबह शाम इंजेक्शन ले लेना है स्टेरॉइड का। अगर 5वां दिन या 6वां दिन स्टेरॉइड हम ले लेते हैं, तो आप समझिए 90% चांसेज है कि हम वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही हो जाता है कि लोग 8वां दिन तक, जब तक सांस ना फूलने लगे, लोग खुद से कहते हैं यार हमको कोरोना नहीं हुआ होगा। तो ये जो खुद से जो छुपाने वाली बात है ना, ये गड़बड़ कर दे रही है। अच्छा, इसके अलावा जब आपने कहा कि ऑक्सीजन की बात सामने आई, तो देख रहे हैं कि कुछ लोगों को 90 पर ऑक्सीजन हो रही है, कुछ को 80 पर, कुछ 60 में भी सरवाइव कर रहे हैं और कुछ 80 पर भी चले जाते हैं। तो क्या ये इम्यूनिटी के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है, ऐसा लग रहा है, या फिर इसका कोई दूसरा स्ट्रेन था इसलिए लोग 60 तक सरवाइव कर गए और दूसरा स्ट्रेन था इसलिए 80 पर उनकी डेथ हो गई? सर ये बात सही है, स्ट्रेन पर वेरी कर रहा है। जो वुहान वायरस, जो ओरिजिनल चाइना वाला वायरस था, उस पे क्या है कि लोग, हम वहां पे देखे, कई डॉक्टर से हमारी बात हुई, तो वहां पे हम लोग ने देखा कि 70-65 तक पर भी जो सिंगल म्यूटेंट था, जो पहले जो वाला था, जो कोविड-19 जो 2020 वाला मॉडल था, वो 65 से 70 तक में भी सरवाइव करा दिया। और जो डबल म्यूटेंट है, ये ज्यादा रिस्की है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि लोगों को घबराना नहीं है, मतलब उनको सिम्टम्स को काउंट करना है कि हमको कितने दिन से बुखार आ गया। अगर 5 दिन से कंटिन्यू खांसी जुकाम है, तो आप समझ जाइए कि आपको स्टेरॉइड लेना है, और यही एक चीज है जो आपको बचा रहा है। और एक और दूसरी दवा है एंटीकोगुलेंट, ये खून को पतला कर देती है। अब इसको क्या है ना कि इंजेक्शन के फॉर्म में बहुत डॉक्टर देने से बच रहे हैं कि खून का बहुत पतला होना भी ठीक नहीं है, तो उसे टेबलेट फॉर्म में दे रहे हैं। और दूसरा है आपका ऑक्सीजन थेरेपी, प्रोन पोजीशन पे लिटा के रखना या ऑक्सीजन को मेंटेन रखना, यही मेन दवा है। बाकी जो उसको विटामिन सी दिया जा रहा है, जूस दिया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि जब कोरोना 8वें से 12वें दिन होगा, तो खाना खाने में दिक्कत आएगी, तो वो उसको स्टोर करके एनर्जी के रूप में, या फिर जो एंटीबायोटिक दी जा रही है, ये दी जा रही है कि बाय द वे अगर निमोनिया हो जाए, तो वो साइड में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको रोकने के लिए दिया जा रहा है। मेन अभी स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस बार नया जो वेरिएंट आया है, वो बच्चों को भी बहुत, खासकर युवाओं को, बच्चों को, सभी को टारगेट कर रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें तब हो जाती हैं जब बच्चों को हो जाता है, या युवाओं को, खासतौर से 30-40 के लोग जो हैं लगातार शिकार बन रहे हैं। ऐसे लोग क्या करें, कैसे बचें, और क्यों शिकार यही लोग ज्यादा बन रहे हैं? सर, जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, इनमें इम्यूनिटी इतनी तेज होती है कि ये कोरोना इन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। ऐसे आप स्टडी में भी देखेंगे तो इन लोग की संख्या बहुत नाक के बराबर। लेकिन जो यंग एज है, इनमें जो सेकेंड वेव वाला कोरोना है, इसमें अगर आप देखिए, अभी कई डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिसका स्वाद, मतलब सूंघने की क्षमता या टेस्ट करने की क्षमता चली गई है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जा रहा है।
रीजन क्या है कि उनका स्वाद जैसे गया वो तुरंत डर गए। डरने का इन द सेंस वो प्रिकॉशन लेने की रेडी हो गए, मेरा स्वाद चला गया, मेरा जीभ का टेस्ट चला गया, अब हमें लगता है कोरोना है, फटाफट वो स्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर जो प्रिकॉशनरी ले रहे हैं वो फटाफट। और जो लोग को मतलब स्वाद नहीं जा रहा है या सुगंध आ रहा है तो उन लोग को लगता है कि नहीं ये नॉर्मल बुखार है, तो वो थोड़ा सा लेट कर दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चीज है कि हमने ट्रीटमेंट जो चालू करनी है स्टेरॉइड से, वो 5वें दिन हर हाल में चालू हो जाना चाहिए। और अगर उससे पहले चालू कर देंगे तो भी दिक्कत है, वो फिर आपको बेड पे ज्यादा देर तक सरवाइव कराएगा। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो हमें देख करके बड़ी तकलीफ हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की बात की जाए रेमडेसिविर की तो इसकी कमी है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि जरूरत नहीं भी हो रही है तो भी कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवा रहे हैं। अगर 90 के ऊपर चल रहा है जी सर, हमारी कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी पटना में वो इतना बेतुका बात बोले कि मतलब हम क्या बताएं, आपको सुन के शर्म आएगा। उन्होंने कहा कि इन्हें 6 डोज रेमडेसिविर की लगेगी। तो हमने बड़ा मुश्किल से उनका इंतजाम किए क्योंकि वो हमारे मतलब स्टूडेंट ही थे हमारे, तो पढ़ने, तो हमने 2 डोज रेमडेसिविर का इंतजाम कर दिया। हमने कहा कि सर आप रात में पहले 2 डोज लगा दो, फिर हम सुबह कैसे भी हम आपका इंतजाम करा देंगे। तो डॉक्टर का कहना है कि नहीं हमको 6 डोज लाओ। भाई साहब एक तो रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, हमने आपको बड़ा मुश्किल से 2 डोज दिया, आप 2 डोज लगाओ तो कम से कम वो चालू तो करो। कराएंगे नहीं, जब तक 2 आप 6 का 6 नहीं लाओगे हम लगाएंगे नहीं। मतलब वो लोग इसको एक ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मान के चलिए 6 दे दिए, उन्होंने 2 लगाया, अब वो ये सोच रहे हैं कि मरीज बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी को हम लोग ब्लैक कर देंगे। तो एक ब्लैक मार्केटिंग बहुत खराब हो चुका है सर। 20,000 25,000 का रेमडेसिविर मिल रहा है, उससे भी ज्यादा रेट में मिल रहा है, बिक रहा है। बिल्कुल। तो क्या इसके लिए क्या लग रहा है कि सिस्टम को कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, क्या तरीका अपनाएं? क्योंकि ये तमाम चीजें आ गई लेकिन सिस्टम हमारा बन नहीं पाया, नेता हमारे चुनाव में रह गए और सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो अब क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर कोई एक सिस्टम बन जाए जिससे राहत मिले? सर देखिए, इसमें रेमडेसिविर की जहां तक बात है, तो रेमडेसिविर में एक अच्छाई ये होती है कि वो कोरोना को बढ़ने से रोक देता है। लेकिन कई लोग इस बात है कि उनका पूरे शरीर में कोरोना भर चुका है, अब वो रेमडेसिविर लेंगे तो वो कुछ खास काम नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को अभी जैसे पटना वगैरह शहर में क्या है कि हॉस्पिटल को ईमेल करना है कि मेरे पास इतने मरीज हैं और इतने रेमडेसिविर चाहिए, तो वो प्रोवाइड कराने में डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट को 2 से 3 दिन लग रहा है। तो डॉक्टरों की ये एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है ना कि आप 3 दिन पहले ही ईमेल डाल दीजिए ना। जब आपको पता है कि 3 दिन लेट हो रहा है तो आप 3 दिन पहले डालिए। आपके पास कोई एडमिट हो रहा है तो आप उसके सीवियरनेस को देख लीजिए, उसके एज को देख के आप बता सकते हैं कि नहीं इसको जरूरत पड़ सकती है, आप तुरंत डाल दीजिए। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रही है, बट उनको भी कुछ खास तो उनको भी आइडिया है नहीं इस बारे में। चुनाव से फुर्सत मिलता तब तो 3 महीना गंवा दिए, अब क्या करेंगे, आग लग जाएगा तो कुआं खोदेंगे, तो जब तक पानी निकले तब तक तो जल चुका रहेगा। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि हमें 2 स्टेप पहले चलना पड़ेगा, प्री अज्यूम करना होगा कि क्या कंडीशन बनने वाली है, तब जाकर के हम इससे कंपीट कर पाएंगे। हम लोग कोई भी डॉक्टर हो या फिर गवर्नमेंट हो, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारे लिए एकदम वर्स्ट कंडीशन है, एकदम लास्ट कंडीशन मान के चलना पड़ेगा। मॉडरेट मान के चलेंगे तो डेथ वैल्यू बहुत बढ़ेगी। अभी जिस तरह से डेथ रेट बढ़ा और उसके बाद कुछ राज्य कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, तो क्या ये लोग जागरूक हो गए हैं थोड़ा सा, इसलिए ये हो रहा है? और अब लोग कुछ डर भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन वगैरह अब जाकर के लगा है, तो आपको लग रहा है कि उसका कुछ असर है अब? देखिए सर, हम आपको एक बात बताते हैं। पिछले साल जब एक दिन में 30,000 मरीज मिलते थे, 40,000 मरीज मिलते थे, तो लॉकडाउन किया गया था। आज 4 लाख मरीज मिल रहे हैं तो लॉकडाउन नहीं है। इसका मतलब या तो आप उस वक्त हमें बेवकूफ बना रहे थे या अभी बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों बातें सही नहीं हो सकती। बिल्कुल। 15 तारीख तक अगर हम लोग कोरोना को कंट्रोल कर देते हैं, केवल 15 तारीख तक में ना, तो हम लोग कोरोना को जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम 15 तारीख तक इसी तरह हॉस्पिटलों में भीड़ लगती रही तो फिर हमें एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम शुरू से चिल्ला रहे हैं कि 15, हम इस बीच लगभग 200 से ज्यादा डॉक्टरों से बात कर चुके, सारे लोग यही कह रहे हैं कि सर आप कैसे भी करके गवर्नमेंट को 15 तारीख तक कंट्रोल करना चाहिए। आप खुद देखिएगा 15 तारीख तक अगर हम ये भीड़ नहीं रोके तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर रोक दी, हम कामयाब हो गए तो हम कोरोना पे जीत जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब दूसरे देशों की बात कर लें खान सर, तो ऐसा क्या हो गया अचानक से इंडिया में कि सब तो इस चीज से उबर गए? हम लोग तो एक वॉरियर बनकर निकले थे कोरोना विश्व के मंच पर, पटल पर, और हम लोग ऐसा दिखा रहे थे कि हमने ना इस लड़ाई को जीता है बल्कि दुनिया को ये लड़ाई जीते उसके लिए वैक्सीन के रूप में हथियार भी उपलब्ध करा दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे देश हमें मदद भेज रहे हैं, और वो भी अमेरिका ने पहले मदद भेजने से इनकार किया, एनएसए को बात करनी पड़ी, फिर मदद आ रही है। तो इस तरह के हालात बन गए, इसके लिए कहां चूक हो गई, क्या दिक्कत रही? सर हम लोगों ने कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। मोदी जी मार्च के महीने में कहते हैं कि हमने कोरोना को हरा दिया।
उनको ये बोलना चाहिए कि ये रिपोर्ट, उन्होंने ये जो भाषण दिया है, ये जो बात बोला है देश के आगे कि हमने कोरोना पे जीत गए, या लोग जो सरकारी तंत्र पे बैठे थे लोग, वो लोग ये किसके सलाह पे बोले? एम्स ने उन्हें बताया, आईसीएमआर ने बताया, कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ने बताया, कि डब्ल्यूएचओ ने बताया? आखिर किसने बताया कि आपने जनता को बोल दिया? जैसे आप अगर न्यूज चैनल है तो आप प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, आप बोलेंगे तो लोग बिलीव करेंगे। तो सोचिए वो देश के प्रधानमंत्री, उनकी बातों पे लोग आंख बंद करके बिलीव करते हैं। तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरी गलती क्या हुई, हम लोग ने अंधाधुंध जो चुनाव हो गया और इधर जो कुंभ का मेला हो गया, ये अंधाधुंध लेवल पे जो हो गया, तो जो लोग लौटे ये दिक्कत कर गया। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि हम लोगों ने पिछली वेव से कुछ सीखा नहीं। हमारे पास जनवरी में पहला मरीज आया केरला में, कोरोना के 3 मरीज, उसके 4 महीने बाद इन लोगों ने जो कोरोना था वो तांडव मचा दिया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पिछले साल अप्रैल में, तो गवर्नमेंट को सीखना चाहिए कि हमारे देश में जनवरी के महीने में ब्राजील स्ट्रेन महाराष्ट्र में देखा गया था। तो पिछला आंकड़ा बताता है ना कि 4 महीने में ये भयानक रूप ले लेगा। तो गवर्नमेंट को तैयारी करना चाहिए, कोई तैयारी नहीं हुई। और इस 4 महीने में देखिए एक्यूरेट फिर वही हुआ, जैसे फर्स्ट वेव मिला वैसे ये भी नहीं गया, पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख दिया पूरे भारत को। ये अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हमेशा चलता रहेगा ये साइकिल, और क्या अगर हम वैक्सीनेट हो जाते हैं तो क्या गारंटी है कि दूसरा तीसरा स्ट्रेन या तीसरी वेव नहीं आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस संकट के साए में है अभी। सर देखिए, तीसरी वेव तो आएगी कंफर्म है, वो अक्टूबर नवंबर तक इसी साल के लास्ट में आ जाएगी। बट तीसरी वेव खतरनाक नहीं होती है। अगर आप बीमारियों की हिस्ट्री पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है सेकेंड वेव। और सेकेंड वेव की खराबी क्या होती है, ये आती बड़ी तेज है और जाती भी बहुत तेज है। तो हम लोग मई के महीने में ही 15 से 20 मई तक में हम लोग इस पे कंट्रोल पा लेंगे। और ये जो वेव जाएगा ये जुलाई तक में डाउन हो जाएगा। फिर अगस्त सितंबर का महीना हम लोग के लिए नॉर्मल हो जाएगा, जैसे फरवरी मार्च का था। फिर वो लास्ट में पीक पकड़ेगा दिसंबर जनवरी वाला टाइम पे, वो थर्ड वेव का। तो वो उतना खतरनाक नहीं रहेगा। और वो इसलिए खतरनाक नहीं रहेगा कि उस वक्त तक तो लगभग 10% आबादी को कोरोना हो चुका रहेगा और लगभग बाकी बचे 60-70% को वैक्सीन लग चुकी रहेगी। तो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इससे इम्यून हो चुका रहेगा। अब वो खतरनाक है या नहीं है, लेकिन हम लोग उस वक्त तक इम्यून हो चुके रहेंगे और कुछ एरियाज में हम हार्ड इम्यूनिटी भी पा चुके रहेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के देश भर में कहा गया कि 18+ वालों को आज से 1 मई से शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन, लेकिन पीएम ने घोषणा तो कर दी। जब राज्यों से पूछा गया तो वो कह रहे हैं हमने तो ऑर्डर कर दिया, हमें दवाई नहीं मिल पा रही है, और उसके लिए हम काम कैसे करें, अभी तो हमारा 45+ वालों का ही वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ। तो लग रहा है कि इस सिस्टम में कहीं ना कहीं क्रेडिट जो पॉलिसी होती है उसके चक्कर में भी दिक्कतें आ रही, क्योंकि पहले 45+ वालों को हम दे देते वैक्सीनेशन, जब यहाँ कंप्लीट होने वाला होता तब हम ऐलान करते कि अब यूथ को भी देंगे। या आपको लग रहा है कि ऐसे अलग अलग जगह से उठा करके कुछ कुछ समूह को देने से कोई फायदा होगा? सर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को ये घोषणा करने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और स्पुतनिक की जो डोज आ रही है इसका मंथन करना चाहिए कि ये डोज एनफ है। 18 से 40 साल की जो एज है, इस बीच हमारे देश की 50% आबादी कवर आ जाएगी इसमें। इतना लार्ज अमाउंट में ये आएगा, तो इसमें सोचना चाहिए। अब बताइए, सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, हमको राज्य सरकार को देने के लिए वैक्सीन ही नहीं है। तो जिस हिसाब से ये चल रहा है, हम लोग को टोटल जो डिमांड आएगी, हम लोग को 1 मई से जो डिमांड आई है, इसको पूरा करते करते हम लोग को 15 मई आ जाएगा। इतना लंबा लगेगा। तो हम लोग ने, प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन इन लोगों से कुछ बातचीत हुई नहीं उस तरह से। अब आप खुद देखिए, हमारे पास इतनी बेहतरीन वैक्सीन है कोवैक्सीन, लेकिन उत्पादन कितना हुआ है? 1.5 करोड़ 2 करोड़। हाँ, जबकि पूरी दुनिया में हम लोग सबसे ज्यादा वैक्सीन निर्माण में आगे हैं, लेकिन उसका टेंडर दूसरे को नहीं दिया गया। तो ये सब चीजें बहुत लापरवाही हुई, जिस वजह से वैक्सीन, अब तक हमें वैक्सीनेशन 50% लोगों को कर देना चाहिए था। और ये हमारे पास अच्छा मौका था। अब जब सेकंड वेव आई थी तो हम दुनिया को इस चीज को कमर्शियली भी यूज कर सकते थे, हमारे देश के लिए वो फायदा भी हो सकता था। एक तरफ हमारा सर सार्क देशों में इंडिया के जितने पड़ोसी देश हैं वो चिल्ला रहे हैं कि भारत हमको वैक्सीन दे दो, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय दवा निर्माण कंपनी जो है वो बेहतरीन दवा बताती है। लेकिन भारत सरकार अपने को वैक्सीन नहीं दे पा रही, तो उन्हें कहां दे रही है? तो चाइना उन लोगों को वैक्सीन दे रहा है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, चाइना के प्रधान शी जिनपिंग जो है, मोदी जी को लेटर लिख के कह रहे हैं कि हम आपको वैक्सीन देना चाहते हैं। इस भ्रम में प्रधानमंत्री न रहे कि वो भारत का सहयोग करना चाह रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि यदि भारत किसी वैक्सीन को अपने अप्रूवल दे दिया, मतलब दुनिया में उस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जहां भारत की मोहर लग गई वो उसकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो पहली वेव में हमने जो एक पूरा विश्व गुरु का एक पूरा खाका तैयार किया था, धराशायी हो गया ऐसा लग रहा है। एंजेला मार्कल कह रही है वहां जर्मनी की चांसलर की, हम रिग्रेट करते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड फार्मेसी है और हमने उसे बनने दिया। इस तरह के बयान आ रहे हैं बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों से।
उनको हम क्या कहें, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनके कहने से हम लोग वैक्सीन बन गए थे लोग यहाँ पर। अब अब होता है ना कि देखिए 1980 तक में जर्मनी वर्ल्ड फार्मेसी था, पूरी दुनिया में जर्मनी का दबदबा था। लेकिन जो वहां पर 1980 के बाद जो बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो एक पॉलिटिकल वहां पर एक क्राइसिस आ गया, जिस वजह से वो वर्ल्ड फार्मेसी से डूबा। और उसी बीच यहाँ WTO 1995 में गेट से WTO बना, और उस वक्त हम लोग ने जो कॉपीराइट का था मैटर था मेडिकल सेक्टर में, तो हम लोग में कॉपीराइट को अपनाया था पूरी तरह से 2004-5 में। तो हम लोग को जो ये बीच का मौका मिला ना 1990 से 2005 तक, तो इस वक्त तक हमारे ऊपर कोई कॉपीराइट का उतना खड़ा कानून नहीं था। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया तो भारत की फार्मेसी कंपनियों ने। जो विदेशी दवाएं 100 रुपया में आती थी, भारत में वो दवाएं 1 रुपए में बिकती थी, जिस वजह से भारत को वर्ल्ड फार्मेसी बनने का मौका मिला, क्योंकि हमारे देश के होनहार वैज्ञानिकों ने हर दवा का जेनरिक दवा निकाल दिया, न कि एंजेला मार्केल की वजह से हम लोग वर्ल्ड फार्मेसी बने हैं। बिल्कुल। और खान सर, अब यहाँ पर एक चीज और है कि डॉक्टर्स भी अलग अलग हम देख रहे हैं, बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, नर्सेज हैं और पत्रकार भी हैं। ये तमाम लोग, चूंकि हमारा काम है, हम ऑफिस आना पड़ता है, हमें लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सिस्टम की खामियां हम नहीं दिखाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं होंगी। रोते लोग दिखाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको दिखाना पड़ता है कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग पैर पकड़ रहे हैं डॉक्टरों के। तो ये चीजें जब दिखाने के लिए बारी आती है तो फिर वहां सरकार उन लोगों से भी पल्ला झाड़ ले रही है। देखिए सर, सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ था कि जब तक आप अगर कहेंगे सरकार से कि हम आपके साथ हैं, तो सरकार रिलैक्स मूड में आ जाती है। लेकिन जब आप उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछेंगे ना, तो उनकी नींद उड़ती है, तो वो एक्शन लेते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत से बहुत सवाल उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अल्टीमेट हम लोग के पास इतने संसाधन नहीं है जितना एक देश के पास होता है, एक राज्य के पास होता है। तो अभी भी हम लोग अगर गवर्नमेंट को सिंपैथी दिखाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो फिर हम ही लोग नहीं खड़े हो पाएंगे। हमेशा हम लोग गलवान घाटी के समय सरकार के साथ थे, पुलवामा अटैक के साथ थे, सर्जिकल स्ट्राइक के समय साथ थे, मंदी आई थी साथ में थे। इसका मतलब क्या? कुछ भी करते रहिएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। अजीब हाल है, आप हमारा साथ दीजिए ना, हमसे उल्टा साथ मांगते हैं आप लोग, हम लोग क्या करेंगे? और खान सर, यहां पर हम देख रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती है जिनमें समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक आदमी है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, ऑटो चलाता है। उसने देखा कि काम धंधा बंद है और ऑक्सीजन की बहुत कमी है। बीवी के गहने, जावेद नाम का वो ऑटो चालक है, बीवी के गहने उसने गिरवी रख दिए, बेच दिए और अपने ऑटो में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा लिया और मरीजों से कहा कि मैं आपको घर से अस्पताल तक लेकर जाऊंगा। अच्छा भला उसका धंधा भी चल रहा था, लोगों की जान भी बच रही थी। पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने खड़े होकर के उसका चालान काट दिया और कहा कि आपको ऑक्सीजन लगाने का सिलेंडर का अधिकार किसने दे दिया। कानून की भाषा पढ़ा दी और जो मरीज उस ऑटो में बैठे हुए थे बुजुर्ग, उन्हें उतार करके कार से रवाना कर दिया गया। ऐसी दुविधाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो ये कानून तो लोगों की मदद के लिए होते हैं ना, और कम से कम महामारियों के समय तो थोड़ी शिथिलता होनी चाहिए, आपको लगता है? सर, आपको इस देश का दुर्भाग्य क्या बताएं कि भारत में अभी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 25 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनको पर्यावरण से अभी एनओसी नहीं मिला है। मतलब उनको पर्यावरण की एनओसी ज्यादा दिख रही है, और ये जो लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं ये नहीं दिख रहा है। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि जितने इंडस्ट्रीज हैं, आप गाड़ी में, 4 व्हीलर में या बाइक में जो आप हवा भरवाते हैं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। उस नाइट्रोजन गैस को बनाया जाता है सिंपली हवा से ऑक्सीजन लेके, एयर लेके, और उसके डस्ट पार्टिकल, कार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन है, अलग कर दिया जाता है। फिर लास्ट में उससे ऑक्सीजन फेंक दिया जाता है और नाइट्रोजन आपके गाड़ियों में भर दिए जाते हैं। यहां से बस एक फिल्टर चेंज कर दीजिएगा ना, तो वो ऑक्सीजन नहीं फेंक के बल्कि नाइट्रोजन फेंक देगा और आपको ऑक्सीजन दे देगा। तो अगर हम चाहें तो विद इन 24 आवर्स हम उस फिल्टर को बना सकते हैं। उसके साइज को बस छोटा कर देना है ताकि वो नाइट्रोजन को फेंक दे, ऑक्सीजन को रोक ले। और जितने भी यहाँ पे जहां जहां नाइट्रोजन भरवाते हैं आप गाड़ियों में, वहां ऑक्सीजन हो सकता है। लेकिन कौन बताएगा ये सब इनिशिएटिव लेने के लिए? अब ये पुलिस वालों को क्या कौन समझाए? उस बेचारे ने उसकी रोजी रोटी की तो बात छोड़ी, कितने लोगों की जान बचाया उसने, ये तो किसी को नहीं दिख रहा। बिल्कुल, ये सवाल हमें लग रहा था कि पुलिसकर्मी सलाम करेंगे उसकी कोशिश को, लेकिन वहां पर उसको नियम कानून का पर्चा दिखाया जाता है। दूसरा ये भी है, एक समस्या आ रही है राज्यों के साथ। अंतिम 1-2 सवाल मैं आपसे लूंगा खान सर। कह रहे हैं कि हमारे पास बजट जो है वो सरकार जीएसटी का पैसा हमें देती नहीं है। अब राज्य का अलग रेट कर दिया और केंद्र के लिए 150 में वही वैक्सीन, हमारे लिए 450 में वैक्सीन। यही वह सरकार है जो कहती है एक देश एक विधान, एक देश एक प्लान, एक देश एक रोमिंग, तमाम तरह की चीजें, एक देश एक के साथ चलने वाले। अब कहते हैं राज्य सरकार तुम अपना देखो, हमने 150 में खरीद लिया, आपको 400 से कम में नहीं मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा? जब कंपनियां चाहेंगी।
देखिए सर, हम लोग सरकार से न आंख में आंख डाल के सवाल नहीं पूछ पाते। आप याद कीजिएगा, बिहार चुनाव में वादा किया गया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको फ्री में वैक्सीन देंगे। आप उनको ये बात दिखाइए, आप मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप उनके आंख में आंख डाल के कहिए, कम से कम बिहार को तो दे दीजिए। आपने बोला था कि हम चुनाव देंगे, एक राज्य को मिला तो सब लोग उसी को नजीर बना के कहेंगे उन्हें दिया तो हमें क्यों नहीं दिया। तो हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं। जब बजट प्रस्तुत होता है तो कहते हैं कि हम शिक्षा का 6% जीडीपी का देंगे, और जब बजट आता है तो 99,000 करोड़ से घटा के 96,000 कर देते हैं। तो ये सब जो होता है ना, सरकार दोहरी चरित्र को जब अपनाने लगती है, बोलती कुछ और, ये गलत है। और खुद सोचना चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट को कि भाई राज्यों के पास पैसा कम होता है, उन्हें वैक्सीन सस्ते दो, सेंट्रल के पास ज्यादा पैसा होता है, उन्हें वैक्सीन महंगा भी दोगे तो चलेगा, उन्हें ही दे रहे हैं आप महंगा सस्ता में। और लेकिन एक चीज हाँ इसमें जरूर कहना चाहेंगे कि इसमें प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या का लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो खुद अपने पैसे से वैक्सीन लगा सकते हैं। तो उनको भी इसमें आना चाहिए। जैसे प्राइवेट को 600 में दिए तो बहुत लोग लगवा सकते हैं। इवन कि बहुत सारे प्राइवेट लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया हम उस भीड़ में नहीं लगेंगे। जो इलीट क्लास के लोग उन्हें लगाइए। इससे क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे बोझ खत्म होगा। जैसे हम सीधी सी बात करते हैं, हम और आपकी बात करते हैं, अभी प्राइवेट में वैक्सीन नहीं है तो हम वही फ्री वाली वैक्सीन सेंट्रल का लेंगे और वही फ्री वाली हम लेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, जबकि हमें आपको क्या जरूरत है फ्री में लेने की वैक्सीन, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अभी क्या हमें सरकारों के भरोसे बैठना चाहिए या अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखना चाहिए? अंतिम कमेंट आपका खान सर। सर, सरकार के भरोसे बैठ जाना मतलब ये नहीं कि यमराज के भरोसे बैठ जाना, वो तो ले जाने ही आए हैं, यमराज का तो दूसरा कोई काम है नहीं जी। तो अभी देखिए, आपको पहले तो लाइन लगाना है, मेरा जांच हो जाए। अगर सरकार के भरोसे बैठेंगे तो क्या होगा, पहले आप मुसीबत कीजिए कि हमारा कैसे भी कोरोना जांच हो जाए। आरटीपीसीआर आने के बाद आप लड़िएगा हमें बेड मिल जाए, और भगवान भरोसे अगर बेड मिल गया ना तो लड़िएगा ऑक्सीजन मिले, और आखिरी सांस पर आपको लड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री इतना पावर चाहिए वेंटिलेटर के लिए, और वेंटिलेटर के बाद भी अगर जान चली जाती है तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए। तो कौन बैठेगा भैया सरकार के भरोसे? सब लोग 15 तारीख तक बचा के रखो, क्योंकि 15 तारीख के बाद अगर आप बीमार पड़ते भी है ना तो आपके पास वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड, पीपी सब चीज अवेलेबल रहेगा। बट 15 तारीख से पहले कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए 15 तारीख तक सब कोई घर में रहो जी। तो भगवान के भरोसे या सरकार के भरोसे बैठने से अच्छा है कि 15 तारीख तक घर में बैठें, अपने आप को, अपने परिवार को, देश को सुरक्षित रखें। खान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक सवाल जाते जाते मुझे याद आया, जो बार बार मुझे लोगों ने कहा है कि आप अपने बारे में थोड़ा बता दें। लोग आपको खान सर के तौर पर जानते हैं लेकिन आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते। तो हमारे उन दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप जरूर पूछिएगा कि वो कहां से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, कहां तक पढ़ाई की है, और कुछ बातें चल रही हैं कि आपको कुछ 100 करोड़ से ज्यादा की जॉब ऑफर हो गई है, इस तरह की चीजें भी चल रही हैं सोशल मीडिया में। वो तमाम चीजों को लेकर के भी हमारे वो दर्शक जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए। सर, ऑफर बहुत आया हमारे पास, इंडिया के बाहर का भी ऑफर आया कि आप यहाँ आ जाइए। बहुत सारे मतलब उन लोग तो करोड़ की बात ऐसे करते हैं जैसे लगता है उनके लिए 2-3 रुपए की बात है। लेकिन हम सबसे यही कहते हैं कि भैया हमको नहीं ले जा पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, जो ये लोग कहते हैं कि हम कौन है, तो हम ये चाहते हैं कि लोग हमें ना जाने, मेरे देश को जाने। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मेरा धर्म हिंदुस्तानी है, जाति एक शिक्षक है, इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। हमारा सपना यही है कि हमारा देश खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर। और हमने आपसे वादा लिया था, आपने वादा पूरा किया, उसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन जरूरत पड़ती है तो फिर एक मुलाकात जरूर होगी। वो दर्शक अगर हमारे चाहेंगे कि आप खान सर को दोबारा लाइए, जैसे इस बार आपने देखा सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के जो कमेंट है उनके, या जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें जरूर आप वक्त देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जरूर सर, मेरी भी बहुत, किसी दिन हम आए और आपके चैनल पे ये बताएं कि आज हमारा देश कोरोना से जीत गया। आज हम सलाह दे रहे हैं, कल हम शाबाशी देने जरूर है। बिल्कुल आप आएंगे और जरूर आपको हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसी शाबाशी के साथ लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर।